नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका पॉलिटी मेंटर और मेरे साथ हैं रोहन। नमस्कार सर और नमस्कार सभी दोस्तों को। रोहन, पिछली बार P1 में हमने संवैधानिक खाके द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट पर बात की थी। हमने संविधान सभा, संविधान के स्रोतों और उद्देश्य का प्रियम्बल को समझा था। जी सर, मुझे याद है, खासकर 42वां संशोधन, जिसे मिनी संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो अच्छे से समझ आया था। बहुत बढ़िया। आज हम उस नींव पर भारतीय संविधान की सबसे मजबूत और सबसे जरूरी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है P2, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। सर, मौलिक अधिकार, ये तो CGL जनरल अवेयरनेस सेक्शन का शायद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं, शायद ही कोई शिफ्ट होगी जिसमें इससे सवाल ना आया हो। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। ये वो अधिकार हैं जो संविधान भारत के हर नागरिक को देता है और ज्यादातर मामलों में सरकार भी इन्हें आपसे छीन नहीं सकती। वाह, तो सर आज के इस मौलिक अधिकार स्पेशल एपिसोड में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? आज का एजेंडा बहुत स्पष्ट और एग्जाम फोकस्ड है। हम मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, मौलिक अधिकारों का परिचय यानी संविधान का भाग 3 पार्ट 3 और अनुच्छेद 12 से 35 का एक ओवरव्यू। दूसरा, हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता इत्यादि। तीसरा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार पर हम गहराई से बात करेंगे। चौथा, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं और इसके तहत जारी होने वाली 5 प्रकार की रेट्स। और पांचवां, 44th संशोधन 44th अमेंडमेंट, जिसने संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत ही शानदार एजेंडा है सर। मैं खास तौर पर रिट्स और 44वें संशोधन को लेकर हमेशा थोड़ा कंफ्यूज रहता हूं। मैं तैयार हूं। चलो शुरू करते हैं। रोहन, भारतीय संविधान का भाग 3 पार्ट 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। CGL फोकस पॉइंट भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये नाम याद रखना, सीधा सवाल बनता है। मैग्ना कार्टा? सर ये क्या है? क्या इसका इतिहास हिस्ट्री से कोई लिंक है? बिल्कुल। मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन द्वारा जारी किया गया अधिकारों का एक चार्टर था। ये नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है। क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार भी नागरिकों को लिखित गारंटी देते हैं, इसलिए भाग 3 की तुलना मैग्ना कार्टा से की जाती है। समझ गया सर। लेकिन सर, हम हमेशा पढ़ते हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। तो फिर ये अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है? बहुत खूब रोहन, यही है CGL ट्रैप। ज्यादातर छात्र सीधे अनुच्छेद 14 पर कूद जाते हैं और 12 तथा 13 को छोड़ देते हैं। लेकिन ये दोनों अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की नींव हैं। अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 राज्य स्टेट की परिभाषा देता है। राज्य मतलब भारत देश या फिर राज्य सरकारें, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? उससे कहीं ज्यादा। राज्य शब्द में शामिल हैं भारत सरकार और संसद पार्लियामेंट। 1, भारत सरकार और संसद पार्लियामेंट। 2, सभी राज्य सरकारें और विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर्स। 3, सभी स्थानीय प्राधिकरण लोकल अथॉरिटीज जैसे नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड। और चौथा, अन्य प्राधिकरण अदर अथॉरिटीज जैसे LIC, ONGC, सेल या कोई भी सरकारी एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई प्राइवेट संस्था भी अगर सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रही है तो वो भी राज्य मानी जा सकती है। अच्छा, मतलब मेरे मौलिक अधिकारों का हनन सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि LIC या मेरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी करे तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ? बिल्कुल। अनुच्छेद 12 यही स्पष्ट करता है कि आप किसके खिलाफ अपने अधिकार क्लेम कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13, ये अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा
जुडिशियल रिव्यू का आधार है। मस्ट रिमेंबर, ये कहता है कि कोई भी कानून, लॉ, अगर वो मौलिक अधिकारों से असंगत, इनकंसिस्टेंट है या उन्हें कम करता है, तो वो उस हद तक शून्य वॉइड माना जाएगा। मतलब संसद भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मेरे मौलिक अधिकार छीने। यही तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। अनुच्छेद 13 ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की भी समीक्षा कर सकें और उन्हें असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकें। इसी से जुड़ा है गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस। वाह, तो 12 ने बताया किसके खिलाफ और 13 ने बताया कानूनों के खिलाफ संरक्षण। अब मैं समझा ये इतने जरूरी क्यों हैं। बहुत अच्छे। अब आते हैं मुख्य अधिकारों पर। रोहन, मूल संविधान में जो 1950 में लागू हुआ, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। 7? लेकिन सर, हम तो हमेशा 6 मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। सही, वर्तमान में 6 हैं। वो 7वां था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। उस पर हम आज के एजेंडा के आखिर में 44वें संशोधन के साथ बात करेंगे। पहले इन 6 को क्रम से समझते हैं। अधिकार नंबर 1, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं। अनुच्छेद 14 कहता है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानूनों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से वंचित नहीं करेगा। सर, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। इनमें कोई फर्क है? मिसकंसेप्शन बस्टर। ये एक क्लासिक कंफ्यूजन है और एसएससी यहां से सवाल उठाता है। कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक नकारात्मक, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो हमने ब्रिटिश से लिया है। इसका मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जबकि कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये एक सकारात्मक, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो हमने अमेरिका, यूएसए से लिया है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। ये तर्कसंगत वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। अच्छा, मतलब आरक्षण, रिजर्वेशन का आधार इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, न कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। बिल्कुल सही पकड़ा। अब जल्दी से बाकी देखते हैं। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामलों में अफसर की समानता। और अब अनुच्छेद 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये एक मस्ट रिमेंबर आर्टिकल है। सीजीएल ये सवाल सैकड़ों बार पूछ चुका है। और अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। सेना या शिक्षा, एकेडमिक संबंधी सम्मान के अलावा राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण। ये उपाधियां नहीं, सम्मान, अवार्ड्स हैं। ठीक है सर, तो 14 से 18 हो गया समानता। अब दूसरा अधिकार। अधिकार नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 6 प्रकार? सर, क्या ये वही है बोलने की आजादी? हाँ, ये वही है। 19(1)(a) में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सीजीएल का एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस किस अनुच्छेद में है? जवाब है ये 19(1)(a) में ही निहित, इम्प्लाइड है। इसके अलावा 19 में ही शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन, असेंबली करने की स्वतंत्रता, संघ, एसोसिएशन या सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने, मूवमेंट की स्वतंत्रता। ई, भारत के किसी भी हिस्से में बसने, रेजिडेंस की स्वतंत्रता। और जी, कोई भी पेशा, प्रोफेशन, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। सर, 19(1)(f) कहाँ गया? हाँ, बहुत चौकन्ने हो। 19(1) ही संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संशोधन से हटा दिया गया। हम इस पर वापस आएंगे। मिसकंसेप्शन बस्टर।
सर, तो क्या ये स्वतंत्रता का अधिकार असीमित, अनलिमिटेड है? क्या मैं देश के खिलाफ कुछ भी बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। कोई भी मौलिक अधिकार आत्यंतिक एब्सोल्यूट नहीं है। अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे देश की संप्रभुता, अखंडता, विदेशी राज्यों से संबंध या मानहानि डिफेमेशन। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्से पर, अनुच्छेद 20 और 21। रोहन, ये दोनों अनुच्छेद इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी राष्ट्रपति द्वारा निलंबित सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आपातकाल में भी नहीं? ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये जीवन के सबसे बुनियादी अधिकार हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये आपको दोहरे दंड, डबल जेपर्डी और आत्म अभिशंसन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी खुद के खिलाफ गवाही देने से बचाता है। और अब अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बिना उसके प्राण, लाइफ या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि सरकार आपकी जान या आज़ादी तभी ले सकती है जब संसद द्वारा बनाया गया कानून, लॉ, उसकी इजाज़त देता हो। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये प्रक्रिया सिर्फ स्थापित ही नहीं, बल्कि उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल भी होनी चाहिए। आज अनुच्छेद 21 का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। इसका मतलब है गरिमा के साथ जीवन, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। गरिमा के साथ जीवन, इसमें क्या क्या आता है? इसमें बहुत कुछ आता है। निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, जो पुट्टास्वामी केस में मौलिक अधिकार माना गया। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय, राइट टू शेल्टर का अधिकार, गरिमापूर्ण मृत्यु, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये सब अनुच्छेद 21 का हिस्सा हैं। राइट टू प्राइवेसी भी मौलिक अधिकार है? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 21 से ही जुड़ा है अनुच्छेद 21A। ये ए अक्षर बताता है कि इसे संशोधन, अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। जी सर, 21A, शिक्षा का अधिकार। एकदम सही। इसे 86वें संशोधन, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये सीजीएल का पेटेंट सवाल है। ये कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्रदान करेगा। 86वां संशोधन 2002, 6 से 14 साल। सर, मैंने इसे नोट कर लिया है। बहुत अच्छे। अब स्वतंत्रता के अधिकार का आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 22। ये गिरफ्तारी और नजरबंदी, अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ संरक्षण देता है। ये आपको अधिकार देता है कि आपको आपकी गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है, अपने वकील से परामर्श करने का हक है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का हक है। समझ गया सर। तो 19 से 22 स्वतंत्रता हो गया, आगे क्या है? अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार या बंधुआ मजदूरी, फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों, माइंस या अन्य खतरनाक हैजर्डस कामों में लगाने पर रोक लगाता है। सर, ये अनुच्छेद 24 21A से जुड़ा हुआ लगता है। 21A 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेज रहा है और 24 उन्हें फैक्ट्री जाने से रोक रहा है। क्या बात है रोहन, तुमने बिल्कुल सही क्रॉस लिंक किया है। संविधान ऐसे ही काम करता है, एक अधिकार दूसरे को मजबूत करता है। अधिकार नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 आपको अपने अंतःकरण कॉन्शियंस की धर्म को मानने, प्रोफेस, आचरण प्रैक्टिस करने और प्रचार प्रोपगेट करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों रिलीजियस अफेयर्स के प्रबंधन मैनेज करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या पूजा वर्शिप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता देता है। ठीक है सर, ये भारत को एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश बनाता है। बिल्कुल। अधिकार नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29 और 30 ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा के लिए हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। मिसकंसेप्शन बस्टर। सर, क्या यहाँ अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ धार्मिक रिलीजियस अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई? बहुत अच्छा सवाल। ये सीजीएल ट्रैप है। संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता, लेकिन अनुच्छेद 29 और 30 धार्मिक, रिलीजियस और भाषाई, लिंग्विस्टिक दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं, सिर्फ धार्मिक नहीं। अच्छा, भाषाई, लिंग्विस्टिक भी, ये नया पॉइंट मिला। हाँ, और अनुच्छेद 30 इन्हीं धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना, एस्टैब्लिश करने और उनका प्रशासन, एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है। ठीक है सर, ये हो गया 5 अधिकार। अनुच्छेद 30, इसके बाद तो अनुच्छेद 31 था, जो संपत्ति का अधिकार था। सही, अनुच्छेद 31 था, जिसे 44वें संशोधन ने हटा दिया। तो हम सीधे आते हैं छठे और शायद सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार पर। अधिकार नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचार, मतलब संविधान का इलाज? बिल्कुल। रोहन, सोचो, मैंने तुम्हें 5 अधिकार दे दिए, लेकिन अगर वो अधिकार तुम्हें असलियत में मिले ही नहीं, अगर सरकार उनका हनन करे, तो उन अधिकारों का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं सर, वो तो बस कागज पे रह जाएंगे। बिल्कुल। अनुच्छेद 32 वही गारंटी है जो तुम्हारे बाकी 5 अधिकारों को लागू, एनफोर्स कराता है। ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। ये कहता है कि अगर तुम्हारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो तुम सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट नहीं, निचली अदालत नहीं, सीधे देश की सर्वोच्च अदालत। इसी के महत्व के कारण डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय, द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। सीजीएल ट्रैप अलर्ट। सर, एक मिनट, मैंने तो पढ़ा था कि उद्देशिका, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहते हैं। अब आप कह रहे हैं अनुच्छेद 32। सीजीएल में क्या मार्क करूं? फंस गए ना? ये सीजीएल का सबसे फेवरेट कंफ्यूजन वाला सवाल है। ध्यान से सुनो। 1. अगर सवाल सीधा पूछे, भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? जवाब है उद्देशिका, प्रियम्बल। 2. लेकिन अगर सवाल पूछे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहते हैं? तब जवाब है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। वाह सर, ये अंबेडकर के अनुसार वाला कीवर्ड ही पूरा खेल बदल देता है। ये तो पक्का गलत हो जाता मेरा। अब जब तुम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हो, तो कोर्ट तुम्हारे अधिकारों को लागू करवाने के लिए विशेष आदेश जारी करता है। इन्हीं आदेशों को रिट्स कहते हैं। सीजीएल के लिए तुम्हें 5 प्रकार के रिट्स के नाम और उनका मतलब पता होना चाहिए। मस्ट रिमेंबर। पहली रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस।
ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो, टू हैव द बॉडी ऑफ। ये रिट तब जारी होती है जब किसी व्यक्ति को अवैध इल्लीगली रूप से हिरासत में डिटेन रखा गया हो। कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो ताकि हम हिरासत का कारण जांच सकें। अच्छा, मतलब गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ। हाँ, दूसरी रिट परमादेश मांडमस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ये रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी, पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ जारी होती है जो अपना कानूनी कर्तव्य, लीगल ड्यूटी पूरा नहीं कर रहा हो। कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश देता है। ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं हो सकती। ठीक है सर। परम आदेश मैंडेमस। तीसरी रिट प्रतिषेध प्रोहिबिशन। इसका मतलब है रोकना, टू फॉरबिड। ये एक ऊपरी अदालत, हायर कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपनी निचली अदालत लोअर कोर्ट को जारी करती है। ये उसे उसके अधिकार क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर कोई केस सुनने से रोकने के लिए जारी की जाती है। चौथी रिट उत्प्रेषण सर्टियरी। इसका मतलब है प्रमाणित होना, टू बी सर्टिफाइड, या सूचित करना, टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को जारी की जाती है, लेकिन ये दो कारणों से होती है। या तो निचली अदालत के पास पेंडिंग केस को ऊपर मंगाने के लिए, या निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को रद्द, क्वॉश करने के लिए। मिसकंसेप्शन बस्टर। सर, मैं फिर कंफ्यूज हो गया। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, सर्शरारी, दोनों ऊपरी अदालत से निचली अदालत को हैं, तो फर्क क्या है? उत्तम प्रश्न। ये सीजीएल एडवांस्ड लेवल का सवाल है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन तब जारी होता है जब केस निचली अदालत में चल रहा हो। ये बचाव, प्रिवेंटिव है, ये रोकने के लिए है। जबकि उत्प्रेषण, सर्शोरैरी तब जारी होता है जब फैसला आ चुका हो या केस चल रहा हो। ये बचाव, प्रिवेंटिव भी है और उपचार, क्यूरेटिव भी। ये रद्द करने या ऊपर मंगाने के लिए है। अच्छा, प्रोहिबिशन मतलब सुनवाई रोको और सर्शियोरारी मतलब फैसला रद्द करो या केस हमें दो। अब क्लियर है। शाबाश। पांचवी और आखिरी रिट अधिकार परीक्षा, को वारंटो। इसका मतलब है किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी। ये रिट तब जारी होती है जब कोई व्यक्ति अवैध इल्लीगली रूप से कोई सार्वजनिक पद, पब्लिक ऑफिस धारण कर लेता है। कोर्ट उससे पूछता है कि वो किस अधिकार से उस कुर्सी पर बैठा है। समझ गया सर। ये 5 रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और को वारंटो, ये तो बहुत पावरफुल हैं। बिल्कुल। और सीजीएल का एक और सवाल, रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? जवाब, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। तो रोहन, ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार। अब हम आते हैं अपने आज के आखिरी लेकिन सबसे विवादित रहे टॉपिक पर। वो 7वां अधिकार, संपत्ति का अधिकार। हाँ, 44वां संशोधन, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। रोहन, जैसा मैंने बताया, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, एक मौलिक अधिकार था। ये 2 जगह था, अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31। तो सर, इसे हटाया क्यों गया? क्या हमारी संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होना चाहिए? द वाई नॉट जस्ट वॉट। देखो, तुम्हारा सवाल जायज है, लेकिन इसके पीछे इतिहास, हिस्ट्री और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स दोनों का एंगल है। आजादी के बाद भारत को भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स करने थे। सरकार को जमींदारी व्यवस्था खत्म करनी थी, गरीबों में जमीन बांटनी थी और विकास के लिए जैसे सड़क, बांध, फैक्ट्री, इन सब के लिए जमीन चाहिए थी। लेकिन संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो जब भी सरकार जमीन लेती, लोग अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। इससे देश का विकास और सामाजिक न्याय दोनों रुक रहे थे। इसी टकराव को खत्म करने के लिए 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस संशोधन ने अनुच्छेद 19(1)(f) को हटा दिया
2. अनुच्छेद 31 को हटा दिया। तो ये अधिकार क्या पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, और यही है सीजीएल ट्रैप। ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। इसे संविधान के भाग 3 पार्ट 3 से हटाकर भाग 12 पार्ट 12 में एक नए अनुच्छेद आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। 300A। तो अब इसका क्या स्टेटस है? अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये अब सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या कानूनी अधिकार, लीगल राइट है। सर, ये मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या फर्क है? ये $1 मिलियन सवाल है। फर्क नंबर 1, मौलिक अधिकार के हनन पर आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कानूनी अधिकार 300A के हनन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको सामान्य कानूनी प्रक्रिया, नॉर्मल लीगल प्रोसेस से निचली अदालत जाना होगा। फर्क नंबर 2, मौलिक अधिकार को सरकार संविधान संशोधन, अमेंडमेंट के बिना नहीं छीन सकती। कानूनी अधिकार को सरकार संसद में एक साधारण कानून, सिंपल लॉ बनाकर भी आपसे ले सकती है या उसे रेगुलेट कर सकती है। अब समझा सर। मतलब सरकार अब कानून बनाकर विकास के लिए जमीन ले सकती है, लेकिन बिना कानून के नहीं। 300A यही कहता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 300A कहता है, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो 44वां संशोधन 1978 अनुच्छेद 31 हटा, 300A जुड़ा, मौलिक से कानूनी अधिकार बना। यही है पूरी कहानी। सर, आज तो मौलिक अधिकारों का पूरा ऑपरेशन ही हो गया। भाग 3, 6 अधिकार, अनुच्छेद 21, 21A, 32 रिट्स और 44वां संशोधन, सब कुछ कवर हो गया। हाँ रोहन, सीजीएल के लिए इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमने सभी की टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो क्या तुम एक रिव्यू सेगमेंट के लिए तैयार हो? जी सर, बिल्कुल से यार। चलो, तो ये है आज के मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स। मौलिक अधिकार भाग 3 पार्ट 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 2. अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। 3. अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसी का हिस्सा है। 4. अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष, 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 5. अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। 6. सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सरशोरारी और अधिकार पृच्छा, को वारंटो। 7. 44वें संशोधन 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार बना दिया। बहुत बढ़िया रिवीजन हो गया सर। अब असली परीक्षा। सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ क्विज राउंड। मैं सवाल पूछूंगा, तुम जवाब देना। जी सर, कोशिश करूंगा। क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? ये तो आत्मा और हृदय वाला है। अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। सही। क्वेश्चन 2, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, किस मौलिक अधिकार में निहित है? ये अनुच्छेद 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। बहुत खूब। क्वेश्चन 3, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? ये था 44वां संशोधन अधिनियम 1978। परफेक्ट। क्वेश्चन 4, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये था 86वां संशोधन 2002। शानदार। क्वेश्चन 5, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई केस सुनती है, तो ऊपरी अदालत केस को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करेगी? रोकने के लिए
बचाव प्रिवेंटिव, ये है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। बेहतरीन रोहन, 5 में से 5। लगता है मौलिक अधिकार का टॉपिक अब पूरी तरह तैयार है। जी सर, आज के डिस्कशन के बाद कोई डाउट नहीं बचा। तो दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड P2 मौलिक अधिकारों पर। उम्मीद है रोहन की तरह आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगले एपिसोड P3 में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, यानी DPSP। ये वो निर्देश हैं जो संविधान सरकार को देता है। हम जानेंगे कि मौलिक अधिकारों और DPSP में क्या अंतर है, और हम अपने मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए CGL क्रैकर्स पॉलिटी पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों।